तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक रे ऑप्टिक्स और आज के लेक्चर रे ऑप्टिक्स में हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की। तो दिस वन इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है उसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज के फॉर्मेशन पे बात होती है। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट इज इन रेयरर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। ऑब्जेक्ट इज इन रेयर डेंसर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ये अलग अलग केस बनते हैं और इन अलग अलग केस को अलग अलग तरीके डिराइव किया जाता है और उनके अलग अलग डेरिवेशन पे अलग अलग आंसर्स आते हैं। वो जो आंसर होते हैं उस पर न्यूमेरिकल चलता है। तो अगर आपको केस नहीं पता है तो उसके फॉर्मूले नहीं पता होंगे, फॉर्मूले नहीं पता है तो निकालो कैसे। और ये क्वेश्चन सेंट्रल बोर्ड मतलब सीबीएसई वाले एग्जाम से भी आता है और एमपी बोर्ड के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो ऐसे मेरे 2 से 3 वीडियो होंगे जिसमें मैं 3 से 4 डेरिवेशन प्लस सॉल्व करूंगा। ध्यान समझिएगा क्या होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन होती है। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रखा तो रे ऑफ लाइट गई टकराई, जहाँ टकराई वहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा। वो नॉर्मल जहाँ पर टच करेगा वो पॉइंट होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने बोला सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा स्फीयर के अंदर की साइड होता है क्योंकि ये रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बाहर होता है वो वर्चुअल होता है। अपन ने पढ़ा था जो प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे उसके अंदर कि वर्चुअल इमेज, वर्चुअल फोकस, रियल फोकस, है ना। तो ये इसके अंदर बात हो गई। फिर इसके बाद में ये रे ऑफ लाइट टकराने के बाद टकराने के इट बेंड, ये बेंड हो गई क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो इट बेंड कहाँ पर? टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ पर बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ये नॉर्मल की तरफ जब बेंड हो गई तो ये कहाँ इमेज फॉर्म कर रही है? आई पर। कहाँ इमेज फॉर्म कर रही है? आई पर। तो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट उसकी इमेज क्या बन गई? आई पर। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसका जो एंगल था, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ भी देखा जाता है, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल से जो एंगल फॉर्म कर रही हो, एंगल क्या है? आई। और ये जब टकरा के पलटी तो नॉर्मल से ये जो एंगल फॉर्म कर रही है वो कितना है? आर। बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आ गया क्यों हो रहा है? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बहुत ध्यान से। एक आएगा ना पूरे 5 और 6 सब बन जाएंगे। एक डेरिवेशन अच्छे से आ जाए बस। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। क्यों? ताकि मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकूं। ठीक है। तो यहां तक की पूरी पिक्चर सभी को क्लियर होगी आई थिंक। अब आपको इसके अंदर, अच्छा ये रेयरर मीडियम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और ये डेंसर मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2। अब इसके अंदर आप देखें तो पहला ट्राइंगल इसके कौन सा लें? ठीक है, कि जहां पर आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई हो सके। चलिए एन और क्योंकि थोड़ी जगह अपने बनाना रहेगी, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो दिख भी रहा होगा अभी तो क्लियर। सबसे पहले आपको ट्राइंगल ढूंढना है तो मैंने बोला इन ट्राइंगल एन। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अपने को सोचना ही पड़ेगा इसके अंदर कि यहाँ पर अच्छा एंगल बनना चाहिए एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। वो क्या होती पहले वो समझ लो कि ये ट्राइंगल की कोई साइड को आगे बढ़ाया तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल थ्योरम होती है। ये थ्योरम का यहाँ पर हमको यूज करना है और इसके हिसाब से 2 ट्राइंगल ढूंढना है कि जिस जो एक ट्राइंगल में आई लग रहा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिलेशन, एक ट्राइंगल में आर लग रहा होगा। ऑब्जेक्ट का बनने वाला एंगल हमेशा अल्फा कहलाता है, इमेज का बनने वाला एंगल हमेशा बीटा कहलाता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनने वाला एंगल हमेशा गामा कहलाता है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा ये 3 एंगल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही सभी को? आगे बढ़ जाऊँ, ध्यान देना इसमें। तो एक ट्राइंगल ढूंढना है कि जिस ट्राइंगल के अंदर, एक ट्राइंगल ढूंढना है जिस ट्राइंगल के अंदर आई से रिलेशन लगे तो अपन बोलते हैं एनओसी। ध्यान देखना मैं दिखा रहा हूं, बच्चों को बड़ा टफ लगता है। ये एन है, ओ है, सी है, गामा है, अल्फा है, आई है। मिल गया?
तो यहां पर बन गया I इज इक्वल्स टू गामा प्लस, ठीक है, पहला रिलेशन आपको क्लियर। अब इसके अंदर अगर अपन आगे बढ़े तो दूसरा R में चाहिए, ये हटा दूं, दूसरा R में चाहिए, कौन सा मिल जाएगा? NCI, NIC, NIC, ये N है, यहां पर ये I है, और ये वाला एंगल कितना है? गामा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। बोलो ये सही है 100%? ये भी सबका समझ में आ गया। तो एक वो मिल गया NOC और एक मिल गया NI। अब आप इससे अगर आगे देखें तो आपको पता है कि अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों एंगल बहुत छोटे हैं। अल्फा, बीटा, गामा आर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे। तो यहां पर tan अल्फा, tan बीटा, tan, इनकी आपको क्या कैलकुलेट करना है? tan अल्फा निकालना है तो ट्राइंगल ये रहा, अल्फा निकालना है तो NM अपॉन OM, सही। पहला पॉइंट सबको क्लियर है, tan अल्फा चेक करें NM अपॉन OM। दूसरा वाला tan बीटा, tan बीटा चेक करें, उधर से आएगा NM अपॉन MI, ठीक है। और तीसरा वाला है tan गामा, गामा NM अपॉन, अब मेरी बात सुनना इसके अंदर, अब मेरी बात सुनना है इसके अंदर, NM तो सब में आ रहा है, NM तो सब में, ठीक है, NM सब में NM है, यहां पर भी NM है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि दिस एपेचर इज वेरी स्मॉल, दिस एपेचर इज, तो अगर मैं N पॉइंट यहां ले लूं तो परपेंडिकुलर P पॉइंट पे आएगा। मतलब इफ एपेचर इज वेरी स्मॉल तो P और M ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहां पर PM, यहां पर PI और यहां पर P, ये अपन ने पहले डेरिवेशन में भी किया था, हाँ, PM, और ये MO से आ रहा है ना, हाँ, तो PO लिखेंगे, ठीक है। सभी को क्लियर है ये? तो यहां पर आपको इनकी वैल्यूज मिल गई। अब अगर अपन इनको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। आप बोल रहे हो आई एंगल और आप बोल रहे हो आर एंगल, तो आई एंगल और आर एंगल बहुत छोटे, सब एग्री करते हो इस बात से। तो यहां पर दूसरा आ गया, एज एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी छोटू, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू क्या हो जाएगा? लो, किसी ने आर ही कर दिया, बोलो हटाओ, किससे ही खत्म, काम अगन मारी, रोज रोज के नाटक होना ही नहीं। तो आई इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू साइन आई और आर इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू, अब आपने कई जगहों पर किताबों में पढ़ा होगा कि आई को साइन आई लिख देते हैं, आर को साइन आर लिख देते हैं, जैसे अपने यहाँ टेन भी लिख दिया। तो ये साइन और टेन में ऐसा क्यों करते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो उसको वही दे देते हैं नाम? क्योंकि आई मतलब साइन और टेन ये दोनों 0 से 90 में इंक्रीजिंग है, तो एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी कंपोनेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बढ़ रही है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, न्यूमेरिकल छपते हैं इसके ऊपर एग्जाम में और JEE में, नीट में, सब में, तो ये समझ में आया। अब आप सबने एक पढ़ा है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ2 बाय दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्या साइन आई को अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आई और साइन आर को अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आर बोल सकते हैं? तो यहां पर क्या बन जाएगा? μ2 और यहां पर क्या बन जाएगा? μ1, ठीक है। यहां पर आ गया μ2 और r की वैल्यू क्या होगी? अब सुनना मेरी बात, सुनना, यहां पर आपको गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, आपको आर की वैल्यू चाहिए। आर की वैल्यू क्या होगी?
आर की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस, बिल्कुल सही। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो तो आपको क्या दिखेगा कि R इज इक्वल्स टू गामा माइनस, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं I इज इक्वल्स टू 10 गामा। चलो अगली स्टेप में बात करेंगे, जगह क्योंकि डेरिवेशन में कम पड़ जाती है। तो यह अपना एक रिलेशनशिप आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के भी छोड़ते। आप बोलेंगे I इज इक्वल्स टू गामा प्लस 10 अल्फा, तो 10 गामा प्लस 10 अल्फा कर दूं। गामा को 10 गामा लिखा था ना अपन ने, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, बीटा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, गामा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, लिख सकता हूं ना मैं। अब मेरी बात सुनना, आई क्या बन गया इसमें, गामा 10 गामा की वैल्यू कितनी है, एन एम अपॉन पी सी, और 10 अल्फा एन एम अपॉन पी ओ, तो क्या हो गया 1 अपॉन पी सी प्लस, पक्का। दूसरा है आपके पास आर, आर इज इक्वल्स टू, वापिस से ये भी वही बना 10 गामा माइनस, सही है। तो आर इज इक्वल्स टू 10 गामा, 10 गामा अगर बात करें अपन तो गामा किसके इक्वल है, एन एम अपॉन पी सी, 1 अपॉन पी सी, और 10 बीटा, सही है, पक्का। अब इसको उठा करके यहां डाल दें तो म्यू टू आई आर, म्यू टू आर मतलब एन एम, अब एन एम दोनों में से कट भी जाएगा आगे जाके, तो मैं सिर्फ इन पे फोकस करता हूं। 1 अपॉन पी सी, पी से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी आर, और रे ऑफ लाइट यहां से ट्रेवल कर रही है, तो लाइट की डायरेक्शन में तो प्लस का आर, और दूसरा वाला क्या है पी आई, मतलब म्यू 1 एन एम आई, आई के 1 अपॉन पी सी, पी सी की वैल्यू क्या होगी, और पी से ओ माइनस का यू, अपोजिट डायरेक्शन है माइनस यू, तो यहां पर आ गया म्यू 2 अपॉन आर, और यहां पर आ गया म्यू 2 अपॉन वी, यह आ गया म्यू 1 अपॉन आर, यहां आ गया म्यू 1 अपॉन, तो ये हो गया म्यू 2 माइनस, इस आर को इधर ले लूं तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन, दैट इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन माइनस म्यू 1 अपॉन। ये रिलेशनशिप डिजायर्ड है कि जब आप कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की बात करते हो, ऑब्जेक्ट रेयरर मीडियम में एग्जिस्ट करता है और इमेज रियल फॉर्म होती है। इमेज कैसी फॉर्म होती है, ठीक है। आगे इसके मैं पूरी इक्वेशन को म्यू 1 से डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को म्यू 1 से डिवाइड कर दूं तो हर जगह म्यू 2 बाय म्यू 1 आ जाएगा, हर जगह। अब हर जगह म्यू 2 बाय म्यू 1 आया तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या होता है, यही होता है। तो पूरी इक्वेशन को म्यू 1 डिवाइड कर दूं तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 क्या हो गया, म्यू माइनस 1 अपॉन इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन, और इस तरीके से आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इस डेरिवेशन के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आया ये बहुत काम का है, इसको अच्छे से याद करना है। इस टॉपिक के ऊपर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और इमेज रखने की पोजीशन के ऊपर, इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट रखने की पोजीशन पर जो इमेज फॉर्म होने की कंडीशन बनती है, इस पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, तो वो ध्यान समझो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। अगर आप मैथमेटिक्स फिजिक्स MP09 से पढ़ रहे हैं, हमारा एक और चैनल है मैथमेटिक्स MP09, उस पर जाकर के आप मैथमेटिक्स के लिए स्टडी कर सकते हैं, NCERT कंप्लीट सॉल्यूशन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फटाफट नोट डाउन करिए, बाकी सब जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो नोट डाउन करें, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।